स्टूडेंट्स, मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज अपन एक विशेष टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी का अपन अध्ययन करेंगे। अभी प्लांट फिजियोलॉजी जो आपकी है वो क्लास 11th और 12th जो नया सिलेबस आया 11th क्लास का, उस 11th क्लास में भी आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है। और अभी जो पुराना सिलेबस अभी जो चल रहा है फिलहाल, उसके अंदर भी क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी है। तो 11th और 12th दोनों के अंदर है ये। 11th क्लास के अंदर आपकी यूनिट नंबर 4 दे रखी है, जबकि 12th क्लास के अंदर यूनिट 2nd और 3rd दोनों यूनिट के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी है। जो सेकंड यूनिट जो है आपकी 12th क्लास की, उसको प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट के नाम से लिखा गया है, और जो 3rd यूनिट है उसको प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड के नाम से लिखा गया है। अभी 12th क्लास के अंदर इस साल जो 2021 का एग्जाम होने वाला है, उसकी यदि मैं बात करूं तो प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट जो है वो आपके 9 मार्क्स की है, यानी टोटल जो है 9 मार्क्स की है ये, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट में से और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड से। यानी अपन ये कहें कि प्लांट फिजियोलॉजी में से आपके दोनों में से कितने आएंगे, टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे। यानी 7, इसका मतलब कितना होगा, 5 + 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। 5 क्वेश्चन तो आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट में से और 2 क्वेश्चन आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड में से, तो 7 क्वेश्चन आपके आएंगे। जो प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट में से आपके जो 5 क्वेश्चन आने हैं, उसमें 1 और 2 क्वेश्चन तो आएंगे 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे 2-2 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर का। जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें 1 नंबर का क्या आएगा, डायग्राम। ये जो लिख रखा है मैंने 2 + 1, ये 1 नंबर किसका है, डायग्राम का है। किसका है, डायग्राम का। तो आपके 1, 2, 3, 4 टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये टोटल कितने की है, 9 मार्क्स की आपके हैं। क्लियर है। और जो प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड है, जो 5 नंबर की होगी आपकी, 5 मार्क्स की होगी, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 4 नंबर का। 4 नंबर का जो आएगा उसके 3 पार्ट आएंगे, 1 + 2 + 1, वो लास्ट वाला जो 1 लिखकर का वो किसका है, डायग्राम का है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड में से, और 5 क्वेश्चन किस में से आएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। तो टोटल कितने, 7 क्वेश्चन। ठीक है, 5 + 2, और टोटल कितने मार्क्स की हो गई है ये, 9 + 5 यानी 14 मार्क्स की टोटल आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है। यानी टोटल कितने की हो गई ये, 14 मार्क्स की आपकी ये प्लांट फिजियोलॉजी है, 9 + 5 की। क्लियर है। तो ये तो ही होगी। अब क्लास 12th के अंदर आपके जो प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट है उसके अंदर 5 टॉपिक दे रखे हैं वाले। फर्स्ट टॉपिक है आपका प्लांट वाटर रिलेशन, यानी पादप जल संबंध। सेकंड है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सेफ इन प्लांट, यानी जल अवशोषण एवं रसारोहण। और चैप्टर नंबर 3 जो दे रखा है वो ट्रांसपायरेशन एंड ग्लूटेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्राव। और चैप्टर नंबर 4 जो है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पादपों के अंदर खनिज पोषण वाला। और जो चैप्टर नंबर 5 है वो एंजाइम के नाम से आपको दे रखा है। जो इसका चैप्टर फर्स्ट है वाटर रिलेशन इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर जो पादप संबंध है, तो मतलब प्लांट के अंदर जो प्लांट है वो जो वाटर का जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो मिट्टी से वाटर जो लेते हैं उसको प्लांट के ऊपरी भागों तक कैसे पहुंचाया जाता है, किस क्रिया के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, या कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा वो प्लांट क्या है, जल का वितरण करता है, वो सारी चीज़ें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, पादप जल संबंध के अंदर पढ़ेंगे। फिर है जल अवशोषण एवं रसारोहण, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन एवं असेंट ऑफ सेफ। इसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि प्लांट जो होता है वो मिट्टी से जल को कैसे लेगा, प्लस असेंट ऑफ सेल, यानी ऊपरी भागों तक के कैसे पहुंचेगा। जैसे अपन छोटे प्लांट हैं, मीडियम साइज के हैं, बहुत लंबे प्लांट हैं, तो अलग अलग तरीके के द्वारा, यानी एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है। कहने का अर्थ ये होता है कि प्लांट जो जल का जो पादप के ऊपरी भागों तक जो पहुंचता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, जबकि पानी को कहाँ जाना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है। तो क्या करेंगे अपन, यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल का पादप के ऊपरी भागों तक पहुंचना क्या कहलाता है, असेंट ऑफ सेफ कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। तो वो किस माध्यम से जाएगा, उसको ऊपर पहुंचाने में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तो कितनी खर्च करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें अपन
अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सेप में पढ़ेंगे। फिर ट्रांसपायरेशन एंड ग्लूटेशन, ये क्या होता है। अब एक आपने देखा होगा कि प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है उसका पूरा का पूरा पानी तो उसको उपापचय क्रियाओं के अंदर काम नहीं आता है, क्लियर है, लेकिन कुछ पार्ट ही उसका काम आता है, ठीक है। अब बचा हुआ वाटर है उसको बाहर निकालना पड़ता है, जैसे अपन ये कहें कि अपनी बॉडी के अंदर अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, तो उस तरीके से प्लांट भी उनको बाहर निकालता होगा। तो वो किस माध्यम से निकालता है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से या बिंदु स्राव के माध्यम से। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, वाष्प के रूप में निकालना, और बिंदु स्राव का मतलब बिंदु के रूप में निकालना। वो किस तरीके से निकालता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का अपन स्टडी करेंगे ट्रांसपायरेशन एंड ग्लूटेशन के अंदर। फिर है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पादपों के अंदर खनिज पोषण जो होता है, यानी कितने खनिज पोषक तत्व हैं जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के लिए। और ठीक है, अपन जैसे कई बार अपन पता चला है कि साहब ये कौन कौन से खनिज तत्व हैं, तो अपन जो प्लांट ऐश जो होती है, पादप राख जो होती है, क्योंकि एक तो होता है ताज़ा भार यानी फ्रेश वेट, एक होता है शुष्क भार यानी ड्राई वेट, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे प्लांट की हमने कोई टहनी तोड़ी, कोई ब्रांच को हमने तोड़ लिया, तोड़कर उसका हमने वेट किया, जो भी वेट आया उसको अपन बोलेंगे फ्रेश वेट, ताज़ा भार बोलेंगे। अब इसको 100 डिग्री पर हमने सुखा दिया, उसको ड्राई कर लिया, उसके बाद यदि हम उसको वेट करते हैं तो वो उसका आता है ड्राई वेट आता है, क्लियर है। तो शुष्क वेट अलग हो गया, शुष्क भार, और क्या हो गया, ताज़ा भार अपने अलग हो गया। अब उस ताज़ा भार के बाद जो शुष्क भार हमने प्राप्त किया यानी ड्राई वेट किया, उसको यानी सुखाने के बाद उसको अपन जलाते हैं। जलाने के बाद क्या, कुछ पार्ट तो वायवीय पार्ट है जो तो उड़ जाता है वाष्प के रूप में, या अपन ये कहें कि एयर के रूप में गायब हो जाता है। जो कुछ हमारे पास बच गया उसको अपन प्लांट एश राख बोलते हैं। उस राख के अंदर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व जो मिनरल्स हैं वो उसके अंदर पाए गए। तो वो मिनरल्स कौन से हैं, जिसके अंदर अधिक मात्रा में कौन सी चाहिए, कम मात्रा के अंदर कौन सी चाहिए, उनकी क्या कार्य है, उनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, वो सारी चीज़ अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, इसे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर। फिर एंजाइम, तो एंजाइम आपने 11वीं क्लास के अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर भी आपने एंजाइम्स पढ़ा होगा, और यहाँ भी अपन 12th के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी अपने एंजाइम्स का स्टडी करेंगे अपन। अब उस एंजाइम के अंदर में एंजाइम के नाम है, उसका नामकरण कैसे करते हैं, एंजाइम्स के प्रकार है, एंजाइम की डेफिनेशंस है, उसकी क्रियाविधि है, उसके सिद्धांत हैं, वो सारी चीज़ें अपन क्या इस एंजाइम के अंदर पढ़ेंगे। तो यह तो थी आपकी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट पार्ट। फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड, ठीक है। उसके अंदर आपके 4 टॉपिक दे रखे हैं। फर्स्ट जो इसका दे रखा है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, 7 नंबर का है रेस्पिरेशन यानी श्वसन है, फिर दे रखा है नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और अगला चैप्टर दे रखा है प्लांट ग्रोथ यानी पादप वृद्धि। तो ये 4 चैप्टर अपन किसे अंदर स्टडी करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड के अंतर्गत। और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, इन दोनों चीज़ों के अंदर ध्यान रखें। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों एक दूसरे के अपनी मान सकते हैं रिवर्स है। रिवर्स कैसे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन भोजन का निर्माण पढ़ेंगे, और श्वसन के अंदर अपन भोजन को क्या करेंगे, उसको एनर्जी प्राप्त अपन करेंगे, यानी उसका ऑक्सीडेशन अपन करेंगे। तो ये दोनों एक में भोजन का निर्माण करेंगे, एक में भोजन को अपन खर्च करेंगे, ठीक है। इन दोनों का स्टडी अपन करेंगे इसके अंतर्गत। और फिर नाइट्रोजन उपापचय का, नाइट्रोजन साइकिल का अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट आता है प्लांट ग्रोथ, पादप की वृद्धि, यानी प्लांट के अंदर वृद्धि किस तरीके से पाई जाती है, किस तरीके से ग्रोथ वो करता है, कौन कौन से हार्मोन्स जो वृद्धि हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, इथाइलिन है, इनका यूज क्या होता है, इनके कार्य की प्रभाव क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, अधिकता से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ अपन पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ के अंतर्गत। तो ये तो था आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ अपनी इसके अंदर पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं प्लांट फिजियोलॉजी आपके नीट की दृष्टि से भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, डेटाबेस होते हैं जिनको अपन क्वेश्चन गलत होने में टाइम नहीं लगता है। कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती है जो कन्फ्यूजेबल होती है, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे और एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके से यदि आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से पूरे जो है जितने इसके पार्ट होते हैं उस पार्ट को 1 बाय 1 आप पढ़ेंगे। एक चेन के रूप में पढ़ना है इसको, इस प्लांट फिजियोलॉजी को अपन एक चेन के रूप में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी और एक भी सिंगल क्वेश्चन आप क्या होगा गलत नहीं होगा। क्लियर है। अब अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी प्लांट फिजियोलॉजी है क्या। तो इसमें लिखा प्लांट फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान जो है अपनी बॉटनी जो है उसकी एक शाखा होती है प्लांट फिजियोलॉजी, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज
और लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट यानी पादपों के अंदर होने वाली उपापचय क्रियाओं का अध्ययन जिसको अपन कहें, या अपन जैव प्रक्रम का अध्ययन कहें, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहा हमने कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों में होने वाली उपापचय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो या लाइफ प्रोसेस का यानी जैव प्रक्रम का अध्ययन किया जाता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी कहेंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अपने पास आपके एक एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से यूनिट भी होगी, आपके 2 हैं 12th क्लास के अंदर, और एक वही यूनिट आपकी 11th क्लास के अंदर भी इस बार है, एनिमल फिजियोलॉजी, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे? जंतु के अंदर होने वाली उपापचय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो फिजियोलॉजी की आपसे यदि डेफिनेशन पूछी जाए फिजियोलॉजी की, केवल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल फिजियोलॉजी की, तो यानी विज्ञान की वह शाखा, क्या करेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव में होने वाली उपापचय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो। किसका अध्ययन किया जाता हो? उपापचय क्रियाओं का, तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी। अब इसको डिवाइड कर दिया हमने प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। तो प्लांट का अपन शब्द आते क्या कहेंगे? पादपों में होने वाली उपापचय क्रियाओं का अध्ययन, और इधर अपन क्या कहेंगे? जंतु में होने वाली उपापचय क्रियाओं का अध्ययन, तो वो क्या हो जाएगा? एनिमल फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो प्लांट के अंदर होने वाली उपापचय क्रियाओं का अध्ययन, मेटाबॉलिक जो क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो तो होगी प्लांट फिजियोलॉजी, और जंतु के अंदर होने वाली उपापचय क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कौन सी होगी? आपकी एनिमल फिजियोलॉजी। क्लियर है? अब यहाँ एक शब्द लिखकर का जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेज, क्या लिखकर का है? लाइफ प्रोसेज। ये क्या है? देखो लाइफ प्रोसेज क्या है? लाइफ प्रोसेज और फिजियोलॉजिकल प्रोसेज कैन बी डिफाइंड एज एनी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज ऑकरिंग विद द सेल और ऑर्गेनिज्म। क्या कर रहा है कि जैव प्रक्रम या कार्य की प्रक्रम को एक कोशिका या जीव में होने वाली कोई भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के रूप में अपने इसको परिभाषित कर सकते हैं। सीधे सीधे शब्दों में आपको ये कहूँ कि मेंटेनेंस के लिए अपन ये कहें कि वे सभी प्रक्रम जो मेंटेनेंस के लिए आवश्यक हो, क्या हो? वे सभी प्रक्रम जो एक जीव के मेंटेनेंस के लिए आवश्यक हो, यानी उसके रखरखाव के लिए आवश्यक हो। अपन बोलते हैं इसका मेंटेन कैसे? अपन कोई गाड़ी लेके आए हैं, उसको कोई पार्ट्स खराब हो जाता है या कुछ और, जब अपन उसको सुधारते हैं, मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, इसको मेंटेन अपन रखते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपनी बॉडी को मेंटेन, यानी किसी जीव को मेंटेन रखने के लिए जो प्रक्रम हमें रिक्वायरमेंट है वो सभी प्रक्रम एक साथ मिलकर क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेस कहलाएंगे, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। जैसे अपन ये कहेंगे डाइजेशन आ गया, जैसे एक्सक्रीशन आ गया, जैसे रिप्रोडक्शन आ गया, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, यानी जितने भी सिस्टम हैं वो सिस्टम जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक हो, सब के सब क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत वो आते हैं। तो लाइफ प्रोसेस अपन क्या कहेंगे कि वे सभी प्रक्रम जो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर हो, किसके अंतर्गत आते हैं? लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। लास्ट पॉइंट लिख रखा हमने, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, यानी प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की जनक कौन है? तो जनक कौन है? स्टीफन हेल्स होता है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, तो वहाँ नाम आएगा सर जेसी बोस आएगा। क्लियर है? तो आपसे यदि डायरेक्ट पूछा जाए कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी तो स्टीफन हेल्स, और यदि इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी का नाम देता तो सर जेसी बोस। तो ये तो था आपका इसका केवल प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? इंट्रोडक्शन। अब अपने साथ टॉपिक चालू करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। अब अपना टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन। क्लियर? अब इस प्लांट वाटर रिलेशन देखिए, वाटर इज द इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट एंड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो वाटर जो होता है अपनी प्रकृति के अंदर सबसे अच्छा विलायक माना गया है। प्लस आपने कई बार सुना होगा कि जल ही जीवन है। क्यों अपन इस जल को जीवन मानते हैं? क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि अपने शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी उपापचय क्रियाएं जो है, मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं, वो सभी क्रियाएं उनको संपन्न करवाने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनका प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए अपन कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं है। या अपन ये भी मानते हैं कि प्रकृति का सबसे अच्छा विलायक जिसको मानते हैं वो क्या होता है? जल। क्योंकि एक तो होता है विलेय होता है, एक विलयन होता है, एक विलायक होता है। ये तीन चीज़ें होती है, यानी सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन।
जो सॉलिड जो पार्ट जो होता है, जो ठोस जो पार्ट होता है, यानी अपन ये कहें कि जो घुलने वाला हो, एक तो होता है घुलने वाला, एक होता है घोलने वाला और एक होता है बनने वाला। तीन चीज़ हमने आपको बता रहा हूँ। एक तो क्या होता है घुलने वाला, एक होता है घोलने वाला, एक होता है बनने वाला। घुलने वाला ठोस है, घोलने वाला क्या होता है द्रव होता है, बनने वाला भी क्या होता है ये विलीन होता है, यानी मिक्स होता है इन दोनों का, नहीं लिख सकते हैं मिक्स होता है इन दोनों का। ठीक है, अब जो घुलने वाला ठोस है इसको अपन बोलते हैं विले या सॉल्यूट। जो घुलने वाला जो द्रव होता है उसको अपन बोलते हैं विलायक यानी सॉल्वेंट, और जो मिक्स जो होता है उसको अपन बोलते हैं विलियन यानी सॉल्यूशन। अपन ये क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर होता है? ठीक है, तो प्रकृति का सबसे अच्छा विलायक अपन किसको मानते हैं? जल को मानते हैं। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अपन पढ़ेंगे, तब आएगा ये कौन सा घुलने वाला, घोलने वाला, बनने वाला भी आपको बताया। ऐसे कि जो चीज़ घुलने वाली है वो तो होता है विलेय यानी सॉल्यूट होता है, जो घुलने वाला होता है, जो घोलने वाला होता है वो विलायक होता है, और बनने वाला क्या उसको विलेयन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर हमने कहा घोलने वाला द्रव ये विलायक यानी प्रकृति का सबसे अच्छा विलायक जिसको माना गया वो क्या है? वाटर होता है, जल होता है। ठीक है, तो पादपों में होने वाली शारीरिक गतिविधियों के लिए जल आवश्यक है। सभी जैविक अंगों के लिए जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको बताइए जितने भी उपापचय क्रिया हैं ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर जो है संपन्न किससे होती है? वो जल के माध्यम से ही होती है। क्लियर है? अगला पॉइंट है प्लांट शो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस, यानी पादपों के अंदर जो परिवहन जो होता है वो कम दूरी का भी हो सकता है तो लंबी दूरी। अब कम दूरी लंबी दूरी का मतलब क्या हो गया कि साहब कम दूरी का मतलब थोड़ी दूर चलना है, लंबी दूरी का मतलब बहुत दूर चलना है, तो यही होता है और क्या। तो प्लांट के अंदर क्या होता है जैसे कोई छोटे प्लांट हैं फिर बड़े हैं फिर बड़े हैं फिर उनसे बड़े हैं, तो कम दूरी तक जिसको परिवहन करना होता है तो अपन ये मान सकते हैं कि वो कम दूरी का है। और बहुत ज़्यादा प्लांट लंबा हो या अलग शाखाओं में उसको भेजना हो तो अपन उसको मान सकते हैं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस वाले ट्रांसपोर्ट। और दोनों तरीके के इसके अंदर क्या होता है ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी होते हैं, तो कौन से होते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस वाले। अब शॉर्ट वाले कौन से होते हैं और किसके द्वारा होते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस वाले कौन से होते हैं और किसके द्वारा होते हैं? तो यहाँ लिखा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस ऑकर थ्रू डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंट बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीन वर्ड मैंने इसके अंदर लिखे हैं, डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या कह रहा है? जो कम दूरी के जो परिवहन जो करने पड़ते हैं या कम जो है दूरी जिसकी लेंथ कम हो उनका जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से हो सकता है? परिवहन किसके द्वारा होगा? विसरण के द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा होगा, और वो सक्रिय परिवहन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सक्रिय परिवहन। यहाँ पर दो प्रकार के परिवहन हो जाएंगे अपने पास, आगे पढ़ेंगे अपन। एक तो सक्रिय परिवहन हो गया और एक हो गया पैसिव यानी निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव, यानी इसके अंदर हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, जिसके अंदर हमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। यदि प्लांट परिवहन के अंदर कहें या प्लांट को अवशोषण जल को अवशोषण करने के अंदर या जल को पादप के ऊपरी भागों तक पहुंचाने के अंदर भी यदि वो एनर्जी खर्च कर देता है तो उसके पास एनर्जी कहाँ से बचेगी? क्योंकि अपन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस से जो भोजन बनेगा, ठीक है, उस भोजन को अपन काम में लेंगे तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी। जब प्लांट खुद ही एनर्जी खर्च कर देगा तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जो कम दूरी की हैं वो तो विसरण के द्वारा होते हैं या फिर क्या कर सकते हैं अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी होते हैं। फिर है लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑकर्स थ्रू वैस्कुलर सिस्टम, यानी जो लंबी दूरी के जो परिवहन जो होते हैं, लंबी दूरी के जो परिवहन जो होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? सेवन तंत्र के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? सेवन तंत्र यानी वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा होते हैं। वैस्कुलर सिस्टम आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। जाइलम फ्लोएम को अपन क्या बोलते हैं? वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो थ्रू वैस्कुलर सिस्टम दैट इज
जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ये क्या होते हैं, लंबी दूरी के जो परिवहन है वो होते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन, यानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो लंबी दूरी का जो परिवहन जो होता है, यानी अपने ये कह सकते हैं कि वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, यानी स्थानांतरण अपन उसको कहते हैं। क्लियर। अगला है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन इज एसेंशियल यूनिडायरेक्शन इन केस ऑफ वाटर, यानी जल का जब परिवहन जो होता है उसको अपन मानते हैं पादपों के अंदर जो जल का जो परिवहन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशीय होता है, एक दिशात्मक होता है। क्या होता है, एक दिशात्मक होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। अब यूनिडायरेक्शनल कैसे, क्योंकि पादप जल को कहाँ से अवशोषित करता है, जमीन से करता है, मिट्टी से करता है, सॉइल से करता है। सॉइल से किसके माध्यम से करेगा, वो बाय रूट यानी रूट के माध्यम से करेगा। जब जड़ें प्लांट की कहाँ है, भूमि के अंदर है, भूमि से जल का अवशोषण करेगा और उस जल को वो अवशोषण करके किसके द्वारा, पादप के ऊपरी भागों तक पहुंचाएगा, जिसको आप सेंट ऑफ शेप के अंदर अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऊपर पहुंचता है। तो पादप में जो जल का जो परिवहन जो होता है वो जड़ों से कहाँ तक होता है, पादप के तने की ओर होता है। मतलब जड़ों से तने की ओर, जड़ों से तने की ओर, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, एक ही दिशा के अंदर हो रहा है। हमेशा हमेशा जो जल का जो अवशोषण हुआ वो जड़ों के द्वारा हुआ, परिवहन कहाँ हुआ, ऊपर की ओर हुआ, तने की ओर हुआ। तो जड़ से यानी रूट टू स्टेम, रूट टू स्टेम, एक ही डायरेक्शन रहेगी, रूट टू स्टेम, तो उसको अपन बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। ध्यान रखें, फिर पढ़ रहा हूँ, क्या डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन इसेंशियल यूनि डायरेक्शनल इन केस ऑफ वाटर, यानी पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी रूट टू स्टेम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मल्टी डायरेक्शनल इन केस ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट, यानी जो कार्बनिक जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका जो डायरेक्शन जो क्या नाम परिवहन जो होता है, जो ट्रांसलोकेशन जो होता है वो कहाँ तक वहाँ तक होता है, वो बहुदिशात्मक मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय होता है। जैसे जो प्लांट के अंदर है वो पोषक पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है, पत्तियों के अंदर होता है। किसके माध्यम से होता है, अपन ये पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का अपना चैप्टर कौन सा है, फोटोसिंथेसिस द्वारा। अपन क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी कि वायु के द्वारा वायुमंडल से CO2, भूमि से जल अवशोषित करके जो इसका हरा भाग है वो यानी क्लोरोफिल जो इसको आपको कहते हैं, वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण वो करता है। वही कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बनिक पोषक पदार्थ है। तो उन कार्बनिक पोषक पदार्थों का निर्माण कहाँ हुआ, पत्तियों के अंदर हुआ, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ, प्लांट के प्रत्येक भाग की ओर हुआ। तो अपन ये कह सकते हैं वो बहुदिशात्मक होता है। जल का तो हमने क्या कहा, रूट टू स्टेम, रूट टू स्टेम। लेकिन जो लीफ के अंदर जो भोजन का निर्माण हुआ, जिन कार्बनिक पोषकों का निर्माण हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ, प्लांट की प्रत्येक शाखा की ओर हुआ, यानी प्रत्येक भाग की ओर हुआ। अपन ये कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल यानी बहुदिशात्मक, जिसको आप बोलेंगे, यानी बहुदिशीय क्या होगा, परिवहन होगा। तो ये आपका क्या है, प्लांट वाटर रिलेशन का एक इंट्रोडक्शन होता है कि किस तरीके से जो पादपों के अंदर जो है जल का परिवहन होता है, कार्बनिक पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट वाटर रिलेशन। अब इसके अंदर अपने को मीन्स ऑफ जो अपने क्या बोलेंगे, इसके मतलब जो परिवहन के माध्यम जो हैं, ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो अपन पढ़ेंगे। जैसे डिफ्यूजन यानी विषण है, प्राशन है, ठीक है, इन चीज़ों का अपन स्टडी करेंगे। यदि इसके अंदर कोई डाउट है, क्यूरीज हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जो अपना कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आप कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।